नमस्कार। हॉट टॉपिक में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और हम बात कर रहे हैं चक्रवाती तूफान निवार की, जो तेजी के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। खतरे के मद्देनजर तीनों राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में निवार बेहद खतरनाक तूफान में तब्दील हो रहा है। रात 2 से 3 के बीच यानी 26 तारीख की सुबह में तूफान के तमिलनाडु के तटों से टकराने का अंदेशा है। एनडीआरएफ के डीजी का कहना है कि ये अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में एक है। उनका कहना है कि हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तटों के पास से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वैसे इस सब के बीच चेन्नई एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही आज शाम 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक रोक दी गई है। जो लैंडफॉल का समय है वो थोड़ा सा बदला है। अब लैंडफॉल संभवतः 12 बजे रात से कुछ देर बाद लगभग 2 से 3 बजे के आसपास होने की संभावना है, जो कि 26 तारीख की तिथि में आएगा, 26 नवंबर में आएगा। दूसरी जो सूचना है वो ये कि जो विंड स्पीड है वो उतना ही रहेगा, 130 से 145 किलोमीटर गस्टिंग। इसी के अनुरूप तैयारियां की गई हैं। तैयारियों में जो सबसे बड़ी बात है वो है इवैक्यूएशन। जो सूचना अभी प्राप्त हुई है तमिलनाडु से, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है तमिलनाडु में, और पौंडीचेरी राज्य में 1 से 2 हज़ार लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और अभी इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि ये सब कुछ तैयारियां की जा रही हैं कि कैसे निपटा जाएगा, जब लैंडफॉल होगा उस समय क्या परिस्थिति रहेगी। और इसीलिए जो फ्लाइट्स हैं वो चेन्नई एयरपोर्ट से आज शाम 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक रोक दी गई हैं। कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं, कुछ को रद्द भी किया गया है ताकि वो सुबह सुबह इन जगहों पर ना पहुंचे जहां पर ये सब हो रहा है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर तेज हवाओं के साथ साथ लगातार बारिश भी हो रही है। कुछ जगहों पर एहतियातन बिजली भी काटी गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मदद को तैयार खड़े हैं, जैसा आपने सुना, और चेन्नई में इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान भी मुस्तैद हैं और जरूरी साजो सामान के साथ किसी भी समय खतरे वाली जगहों पर राहत के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच पुडुचेरी के विलुपुरम की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कम इंतजाम से नाराज मछुआरों ने समुद्र में उतरकर विरोध जताया। तो ये जो तस्वीर है, ये यहाँ पे कोई ऐसे ही मौज मजे के लिए यहाँ पर समुद्र में नहीं गए। ये मछुआरे हैं, इनका कहना है कि इंतजाम कम है, उसको लेकर ये विरोध अपना जता रहे हैं इस तरह से। और सीधा चलते हैं, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खुद एसएन प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीजी एनडीआरएफ है। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस बिजी व्यस्त शेड्यूल में आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हम आपसे अभी जो हालात है, अभी आपका बयान हमने सुना, जो सबसे ताज़ा बयान है कि किस तरह की तैयारियां हैं। तो आपने ये भी कहा है कि अपने आप में ये सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी हमने कई तूफान देखे हैं, वो भी काफी डिस्ट्रक्टिव रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूंगा। ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये खतरनाक तूफानों में से है, लेकिन ये जरूर एक ट्रिकी तूफान है। ये ट्रिकी इसलिए है कि कुछ ज्योग्राफिकल फोर्सेस के चलते ये बहुत जल्द ट्रांसफॉर्म हुआ है। एक डीप डिप्रेशन से लेकर सीवियर साइक्लोन, और सीवियर साइक्लोन से लेकर वेरी सीवियर में बहुत कम अंतराल में ये ट्रांसफॉर्म हुआ है जी। और इसका एक पैरेलल तूफान कल परसों खत्म हुआ है। वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जाके लैंड किया और वो 12 घंटे में वो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में परिणत हो गया। सो दिस इज अ ट्रिकी साइक्लोन, और ट्रिकी साइक्लोन के मद्देनजर तैयारियों का जो जायजा लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर भी तैयारी जो है हम लोग ऑन द साइड ऑफ एक्सट्रीम प्रिकॉशन करते हैं, और उसी के अनुरूप हम लोगों ने तैयारियां की जी। कई बार सर हमने ये भी देखा है कि अगर काफी देर तक इस तरह से होता है तो आगे चल के धीरे धीरे तूफान कमजोर भी पड़ जाता है। इसके लिए कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम? उम्मीद तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल और जो उसूल के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिनेरियो, और उसमें अगर बेहतरी हो जाए और उस बीच में तूफान वीकन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। तो तैयारी आपको स्ट्रॉन्गर केस के लिए करनी पड़ती है, और उसी के अनुरूप हमारी जो 30 टीमें लगी हुई हैं तीनों राज्यों में,
वो इसी के लिए लगी हुई हैं। और जो इवैक्यूएशन आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा लोगों का इवैक्यूएशन हो चुका है और भी चल रहा है, क्योंकि अभी टाइम है और हो सकता है अभी 12 घंटे और हैं कम से कम, या 10 घंटे और हैं कम से कम बिफोर द लैंडिंग एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो इसलिए इवैक्यूएशन को बदस्तूर रखना और ऑन द साइड ऑफ प्रिकॉशन एक्स्ट्रा ही इवैक्यूएट कर लेना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि बनस्पत इसके कि आप वेट करें और लास्ट मोमेंट तक आप इवैक्यूएशन ना करें और लास्ट में करने की कोशिश करें, जो संभव नहीं है। जी सर, कई बार ये भी देखा जाता है, और जैसे यहाँ पर भी हमारे रिपोर्टर अभी कुछ वक्त पहले बता रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होते, जबकि वो काफी खतरनाक जोन में उनका घर आता है। क्या ये एक मुश्किल आपके सामने आई है इस बार भी? जी बिल्कुल। अभी आप मछुआरों को दिखा रहे थे जो शायद प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि ये स्टेट का मामला है तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि घर छोड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि घर आप छोड़ेंगे तभी आप सेफ हो पाएंगे, और वो घर छोड़ना नहीं चाहते। एक इशू ये भी होता है मछुआरों के साथ कि अपने बोट्स को वो छोड़ना नहीं चाहते। बोट्स अगर वो एंकर्ड हैं और अगर तूफान से अगर खींच के वो अंदर फिर समंदर में चली जाएं तो उनका लाइफलाइन खत्म हो जाता है, तो ये भी एक इशू होता है। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टी, गरीब आदमी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता, ये अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन जैसा कहा जाता है जान बची तो लाखों पाए, तो पहले जान को बचाने की जरूरत पड़ती है। और इसी के मद्देनजर लोगों को कैजुअल भी किया जा रहा है, रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि आप पहले अपनी जान बचाएं, साइक्लोन शेल्टर में चले जाएं, और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद जब पोस्ट साइक्लोन असेसमेंट होता है तो इसको हम लोग कंपेंसेशन से भी भरपाई करते हैं। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें गवर्नेंस का पार्ट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जीरो कैजुअलिटी है, लाइफ का लॉस ना हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए, और वो है भी, और इसी के मद्देनजर सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। जी, आमतौर पर हम देखते हैं, हमारे यहाँ अब तक हमने जो देखा है कि एक राज्य का इशू होता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पे 3-3 राज्य हैं, तो उस हिसाब से क्या आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं? किस तरह से तैयारी की है सर आपने? देखिए, रिसोर्स तो स्ट्रेच निश्चित रूप से होते हैं, और इसलिए भी हो रहे हैं इस साल क्योंकि इस साल कोविड का साल है, और कोविड में हम लोग कोविड में साइक्लोन को डील कर रहे हैं, तो इसलिए कोविड के लिए एहतियात बरतना पड़ता है और फिर साइक्लोन के साथ लड़ना पड़ता है। और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोविड में आप कोई चांस नहीं ले सकते, तो आप जहां पर एक कमरे में मान लीजिए हमारे 10 कर्मी ठहर जाते हैं, वो अब उस 10 कर्मियों को एक कमरे में ठहराया नहीं जा सकता। इसी तरह अगर पब्लिक के साइड में जाएं तो साइक्लोन शेल्टर में अगर 500 का कैपेसिटी है साइक्लोन शेल्टर का, अब वो 200 या 250 ही रह पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो ये चैलेंज है। दूसरी तरफ जो 3 स्टेट्स की बात आपने कही, तो अमूमन साइक्लोन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो किसी बॉर्डर का मोहताज तो नहीं होता, वो स्टेट्स इंटर स्टेट ही होता है, और अमूमन ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने पास्ट में भी फेस किया है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूं, हालांकि लास्ट मोमेंट में नेचर के साथ कहना मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना पूरी तरह से मुश्किल है, लेकिन संभवतः आंध्रा के जो 2 जिले इंपैक्ट एरिया में आ रहे हैं वो थोड़े से अपेक्षाकृत कम इंपैक्ट के एरिया में हैं। तो मूलतः यह तमिलनाडु और पौंडीचेरी में कंसंट्रेटेड रहेगा, और तमिलनाडु के भी वो कोस्टल जिले, कुछ 7 से 8 कोस्टल जिले, और पौंडीचेरी का पूरा इलाका ये अफेक्टेड होगा। जी, तो क्या क्या एहतियात लोग लें इसके मद्देनजर, क्योंकि रात में 2 से 3 के करीब एक अनुमान लगाया गया है कि लैंडफॉल होगा, तो लोगों को और क्या एहतियात बरतना चाहिए? क्योंकि अब ट्रेन्स कई डाइवर्ट की गई हैं, फ्लाइट्स नहीं है, कई जगह हमने सुना बिजली काटी गई है। आपने लोगों को अपने घरों में रहने को कहा होगा, जिनके सेफ जगहों पर घर हैं, कुछ को शेल्टर्स में डाला होगा, और क्या एहतियात लोग बरत सकते हैं? देखिए, पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये कि साइक्लोन का लैंडफॉल रात में हो रहा है, रात के अंधेरे में हो रहा है, और ये एक डे लैंडिंग साइक्लोन नहीं है, तो इसलिए रात के लिए वेट नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से हमारे पास डिनर या डिनर के बाद तक 10 बजे तक का समय है, जब जो भी सारी तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने अपने जगह जहां भी सोना है वहां अपना जगह पकड़ लेना चाहिए, बिकॉज रात के भरोसे नहीं रहा जा सकता, और अंधेरे में कार्रवाइयां जो है बहुत मुकम्मल रूप से नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये तैयारियां आज ही के डेट में, आज 25 तारीख के डेट में 12 बजे से पहले पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है, और उसी की चेष्टा, उसी की कोशिश की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल एजेंसीज हो, सभी लोग मिलकर यही कर रहे हैं। जो दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि
जो लोग पक्के मकानों में हैं वो वेंचर आउट ना करें, क्योंकि हवा जब पिकअप करेगी तो पेड़ टूटेंगे, डाल टूटेंगे और इससे बड़ा खतरा हो सकता है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एस्बेस्टस टिन के रूफ्स उड़ सकते हैं और पोल, जो इलेक्ट्रिक पोल और टेलीकॉम पोल हैं, वो भी गिर सकते हैं या बेंड होके किसी का नुकसान कर सकते हैं। तार भी गिर सकता है, इलेक्ट्रिक तार भी गिर सकता है, जो कि इलेक्ट्रोक्यूशन में रिजल्ट हो सकता है। और ऐसा हुआ है, पिछले साइक्लोन्स में हुआ है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से लोग मारे गए। तो ये सब नौबत नहीं आए और जीरो कैजुअलिटी हम लोग मेंटेन कर पाए, इसमें समाज के सहयोग की बहुत जरूरत है। इट इज जस्ट नॉट द गवर्नमेंट एजेंसीज जॉब। इसमें जागरूकता के साथ अगर समाज हमारे साथ आए तो हम लोग मिलकर इसको पार पा सकते हैं और इसमें हम लोग सक्सीड कर पाएंगे, इसमें मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड लिम्ब से। जी, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम पर आने के लिए, लोगों को बताने के लिए किस तरह से तैयारी की गई है और लोगों को कैसे एहतियात बरतना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है वो लोगों को करना चाहिए और कितनी तैयारी लगती है ये भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ है वो कितनी तैयारी और कितनी मेहनत करते हैं। तो लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए और आशंका यही है कि 2 से 3 के बीच में आसार ये लग रहे हैं कि लैंडफॉल होगा। उस समय हवा की गति भी बेहद तेज होगी और कई प्रकार के खतरे होंगे, तो ये समझना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियों पर एक बार फिर बर्फ पड़ी है। बारिश भी हुई है। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। सेब की फसल के लिए भी बर्फ पड़ना इस वक्त अच्छा है, लेकिन निचले इलाकों में इसका असर साफ दिख रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है।